मुंबई 23 अप्रैल 1992 दोपहर के 3:30 बजे का वक्त था। भांडुप पश्चिम की गर्म सड़कों पर रोजमर्रा जैसी हलचल थी। दुकानों पर भीड़, बसों का शोर और धूप से चमकती गलियां। मंगतराम पेट्रोल पंप के पास बने नए रेस्टोरेंट से शिवसेना के कॉर्पोरेटर के डी थापा अपने 2 दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं। तीनों ने पेट भर लंच किया था और अब मस्ती में बातचीत करते हुए सड़क पर कदम बढ़ा रहे थे। थापा के चेहरे पर बेहद संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कुछ देर के लिए जिंदगी आसान लगने लगी हो। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। सफेद रंग की एक कार अचानक पास आकर जोर से रुकती है। अरे ये क्या? थापा में हल्की हैरानी जागती है। दरवाजे खुलते ही 5 आदमी तेजी से बाहर आते हैं, उनके हाथों में चमकते हथियार। थापा कमर से अपनी पिस्तौल निकालने को हाथ बढ़ाते हैं, मगर हालात बहुत तेजी से बिगड़ चुके थे। एक तेज आवाज गूंजी। एक गर्म लपट उनके दाएं हाथ को छूकर निकल जाती है। दर्द की तेज टीस के साथ पिस्तौल जमीन पर गिरती है। अफरा तफरी फैल जाती है। चारों तरफ लोग चिल्लाते हुए भागते हैं। थापा की समझ जैसे बिजली की तरह दौड़ती है। वे मुड़ते हैं और भागकर रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट के पीछे एक पानी की टंकी थी। थापा उसी तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछा करने वाले बिल्कुल पीछे लगे थे। कुछ ही पलों में हालात ऐसे बनते हैं कि भांडुप का रॉबिन हुड कहे जाने वाला यह नेपाली शेर वहीं गिर पड़ता है। सड़क किनारे एक आवाज घबरा कर चीखती है, कोई गाड़ी लाओ, जल्दी अस्पताल ले चलो। लेकिन वह दिल, जिसकी धड़कनें बरसों गरीबों के नाम पर धड़कती रहीं, अब धीरे धीरे थमने लगी थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर के टी थापा कौन था? उसे ऐसी साजिश का निशाना क्यों बनाया गया? थापा भांडुप की बस्तियों का मसीहा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एकमात्र नेपाली नाम जिसे लोग डॉन कहने लगे थे, और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का बेहद करीबी। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत तो नेपाल से हुई थी। उसका असली नाम खिम बहादुर थापा था। नेपाल के स्यांगजा जिले में एक गरीब गुरंग परिवार में उसका जन्म हुआ। रोजगार की तलाश में उसका परिवार 1960 के दशक के आखिर में मुंबई आ गया और भांडुप के सर्वोदया नगर की चोलों में जिंदगी बसाई। भीड़भाड़ वाले माहौल में पला छोटा सा मगर कसरती लड़का। गुरु नानक स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसका मन किताबों से ज्यादा मिट्टी वाले खेलों में लगता था। कबड्डी की दुनिया में उसने अपने दम पर नाम बनाया। उसकी फुर्ती और पकड़ ऐसी कि बड़े बड़े खिलाड़ी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। फिर आया 1973 का साल, जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए मोड़ दी। नेपाल में उस वक्त राजशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन तेज था। इसी दौरान नेपाली कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाते हुए नेपाल से उड़े एक विमान को हाईजैक किया और बिहार के फोर्ब्सगंज में उतार दिया। यह खबर पूरे नेपाली समुदाय में हलचल मचा गई। हाईजैकर्स नेपाल से भाग निकले और भारत में छिपने लगे। नेपाली सरकार ने भारतीय सरकार से मदद मांगी। मुंबई के नेपाली समुदाय में बेचैनी थी। खिम बहादुर भी उन दिनों राजनीति को लेकर बेहद जागरूक था और लोकतंत्र की आवाज के साथ खड़ा रहता था। कहा जाता है कि नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता बीपी कोइराला के भरोसेमंद लोगों ने मुंबई पहुंचने वाले उन कार्यकर्ताओं को सुरक्षित जगह दिलाने की जिम्मेदारी थापा को सौंपी और उसने ये जिम्मेदारी बिना झिझक उठा ली। फोर्ब्सगंज से बनारस, फिर बनारस से भागकर मुंबई पहुंचे उन लोगों को थापा ने भांडुप में छिपाकर रखा। उनके खाने पीने से लेकर पुलिस की नजर से बचाने तक हर चीज संभाली। यह काम बेहद जोखिम भरा था, लेकिन थापा ने इसे बिना शोर मचाए पूरा कर दिया। यही वह वक्त था जब उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए जान दांव पर लगाने वाला इंसान है। कई बड़े नेपाली नेताओं तक यह बात पहुंच चुकी थी कि भांडुप में एक बहादुर युवक है जो वक्त आने पर हर जोखिम उठा सकता है। इधर कबड्डी के मैदान से शिवसेना की गलियों तक दिन बीतते गए और खिम बहादुर जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। घर चलाने के लिए वह भांडुप की एक फैक्ट्री में रात की चौकीदारी करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की बेचैनी जलती रहती। उसे लगता था कि जिंदगी बस नौकरी करके बिताने के लिए नहीं बनी। उधर भांडुप मुलुंड इलाके में मराठी और नेपाली मजदूरों का जीवन परेशानियों से भरा था। पानी की किल्लत, टूटी पाइपलाइनें, गंदगी, बारिश में भरता कीचड़। खिम बहादुर अक्सर इन दिक्कतों को देखते ही भड़क उठता और लोगों की आवाज बनकर खड़ा हो जाता। शिवसेना की लोकल शाखा में वह छोटे मोटे कामों में मदद करता,
पोस्टर लगाता, लोगों की शिकायतें लिखवाता, लेकिन पहचान अभी दूर थी। उसकी किस्मत को चमकना था कबड्डी के एक बड़े मैच में। भांडुप में एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हुआ। उस दिन एक खास मेहमान आने वाले थे, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे। पूरे इलाके में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। बाला साहेब युवाओं को प्रोत्साहित करने और विजेताओं को ट्रॉफी देने आए थे। फाइनल मैच शुरू हुआ। खिम बहादुर, जिसे अब लोग प्यार से टीवा थापा कहने लगे थे, अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा। आज सबको दिखा दूंगा, उसने खुद से कहा, और खेल की शुरुआत होते ही मानो हवा बन गई। छोटा कद लेकिन अद्भुत फुर्ती। वह एक को छूकर भागा तो 3 खिलाड़ी पीछे रह गए। विरोधी टीम का एक एक पहलवान उसके सामने गिरता गया। दर्शकों में हलचल, जयकारे और तालियों की गूंज उठी। उसके हर मूव पर भीड़ शोर मचा रही थी। मैच खत्म होते ही माहौल गगनभेदी तालियों से भर गया। विजेताओं का नाम पुकारा गया और थापा मंच पर बुलाया गया। बाला साहेब ने मुस्कुराकर उसके पास आते ही कहा, तुम जैसे जांबाज अगर हमारी शिवसेना में आ जाएं तो पार्टी और मजबूत होगी। यह सुनते ही मैदान तालियों और सीटियों से गूंज उठा। थापा के चेहरे पर एक अविश्वसनीय सी खुशी दौड़ गई। उसे लगा कि जिंदगी पहली बार उसके लिए दरवाजा खोल रही है। उसने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं साहब। शिवसेना में आते ही उसे भांडुप में पार्टी की जिम्मेदारियां मिलने लगी। बाला साहेब का आशीर्वाद उसके साथ था और यही वजह थी कि स्थानीय शिवसैनिक भी तुरंत उसकी इज्जत करने लगे। जल्द ही पार्टी की शाखा उसके भरोसे चलने लगी। थापा मंच पर खड़े होकर मराठी और नेपाली दोनों भाषाओं में आग भर देने वाली तकरीरें देता। उसने इलाके में गरीब मजदूरों की समस्याएं खुलकर उठानी शुरू की। पानी की लाइन सुधरवाना हो, झुग्गी की बिजली लगवानी हो या किसी गरीब का पुलिस स्टेशन में फंसा मामला निपटवाना हो, थापा हर मोर्चे पर मौजूद रहता। देखते ही देखते भांडुप की गलियों में उसका नाम गूंजने लगा। लोग सम्मान से कहते, थापा भाई आ गए, अब काम हो जाएगा। और खासकर मुंबई में बसे नेपाली लोगों के दिल में तो वह हीरो बन चुका था। उनका समुदाय अक्सर शहर में हाशिए पर धकेला जाता था, लेकिन थापा ने तय किया कि उन्हें एक पहचान दिलाकर रहेगा। और इसी बीच मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी करवट ले रहा था। 1970 के दशक के आखिरी सालों में शहर में 3 बड़े नाम खूब छाए हुए थे। अफगानिस्तानी मूल के करीम लाला, तमिलनाडु से आए हाजी मस्तान और मद्रास के वृद्धराजन मुदलियार। ये लोग सोने की तस्करी, मनी ट्रेडिंग और शराब के धंधों में जुड़े थे। उन्होंने पूरे शहर को अपनी अपनी हदों में बांटा हुआ था। और दिलचस्प बात यह थी कि तीनों के बाला साहेब ठाकरे से भी ठीक ठाक संबंध माने जाते थे। 1980 के शुरू होते होते मुंबई का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। देश पहले ही 1975 से 1977 तक के आपातकाल और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे फैसलों की मार झेल चुका था। मिलों पर ताले पड़ रहे थे, मजदूर हड़तालों पर उतर आए थे और यूनियनों की दबंगई बढ़ती जा रही थी। ऐसे माहौल में बड़े उद्योगपतियों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए दबंग लोगों की मदद लेनी शुरू कर दी। इन्हीं उथल पुथल भरे दिनों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नई पीढ़ी का उदय शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, राम भाई नायक, बड़ा राजन और छोटा राजन जैसे नाम तेजी से शहर के अंधेरे कोनों में उभरने लगे। पुराने दौर के डॉन अब पीछे छूट रहे थे और शहर नई चाल पकड़ रहा था। इसी दौर में केटीवा थापा भी धीरे धीरे अपराध जगत की आंखों में चढ़ने लगे। वह असल में मिलनसार, बातूनी और हर गुट के साथ चलने वाले इंसान थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का विश्वास उन पर था और यही वजह थी कि कोई भी गैंग थापा से पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं था। दाऊद इब्राहिम तक को यह नेपाली नौजवान पसंद था। वजह साफ थी, दाऊद के कई लड़के नेपाल से आते थे और थापा से उनकी अच्छी पहचान थी। छोटी बड़ी बातें होती रहती थीं। इधर छोटा राजन उस समय दाऊद का ही आदमी था और दोनों का आपस में तालमेल भी ठीक ही था। कुल मिलाकर थापा ने सबके साथ ऐसा संतुलन बनाए रखा कि कोई भी उन्हें दुश्मन मानने की हिम्मत नहीं करता था। फैक्ट्री का चौकीदार बनकर जीवन शुरू करने वाला थापा अब नई राह पर कदम रख चुका था, राजनीति और असर की राह। 1985 में मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के चुनाव घोषित हुए। शिवसेना ने भांडुप से थापा को उम्मीदवार बनाया। उम्मीद तो सबको थी कि थापा अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन नतीजे उम्मीद से कहीं आगे निकले। गिनती खत्म होते ही खबर फैली, थापा भारी मतों से जीत गया। पहली ही बार में थापा नगर निगम का कॉर्पोरेटर चुन लिया गया। इतना ही नहीं,
वह शिवसेना के उस चुनाव के सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशियों में से एक था। दिलचस्प बात यह कि उसी चुनाव में शिवसेना के एक और चेहरा नारायण राणे ने भी पहली बार जीत दर्ज की। दोनों ने एक ही दिन राजनीति की दहलीज पर कदम रखा था। आगे जाकर राणे 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय भांडुप की जनता का सारा भरोसा थापा पर टिका था। चुनाव जीतते ही थापा ने अपने इलाके की तस्वीर बदलने की ठान ली। सबसे पहले उन्होंने भांडुप की तंग बस्तियों को दक्षिण मुंबई से जोड़ने का काम शुरू किया। परिवहन विभाग को मनाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार बस नंबर 605 और 606 शुरू हुई, जो सीधे भांडुप की गलियों से चलकर मुंबई के दिल तक जाती थी। इन बसों ने हजारों मजदूरों, घरेलू कामगारों और छोटे परिवारों की जिंदगी आसान कर दी। इसके बाद थापा ने पानी की पाइपलाइनें ठीक करवाने, जलभराव रोकने और जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगवाने जैसे कामों में तेजी लाई। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कई बेरोजगार युवाओं को फैक्ट्रियों में नौकरी दिलवाई। वह हर वक्त अपने लोगों के लिए दरवाजे खुले रखते थे। उनका घर मानो एक बड़ी चौपाल बन चुका था, जहां कोई भी व्यक्ति आकर कह सकता था, भाऊ मेरी बात सुन लो, और थापा जवाब देते, तू चिंता मत कर, काम हो जाएगा। किसी के घर बीमारी हो और दवा के पैसे ना हो, थापा तुरंत जेब से पैसे निकाल देते। किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन अटक जाए, थापा खुद स्कूल तक जाता। किसी मजदूर पर दबंगों ने अन्याय किया हो, थापा अपनी टोली के साथ पहुंचकर न्याय दिलवाता। लेकिन ऐसा रॉबिनहुड जो अमीरों से नहीं बल्कि अपनी ही कमाई से गरीबों का सहारा बनता था। मराठी, नेपाली, उत्तर भारतीय, हर तबके का गरीब मजदूर उससे दिल से जुड़ गया। थापा की शख्सियत सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, वह एक उम्मीद बन गया। थापा ने अपने साथ कई और लोगों की जिंदगी भी बदल दी, और जहां शहर के बड़े चेहरे बाला साहेब ठाकरे के घर आसानी से नहीं पहुंच सकते थे, वहीं थापा उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल था जिसे वहां सम्मान मिलता था। थापा सिर्फ खुद नहीं बढ़ रहा था, अपने साथ पूरी बिरादरी को ऊपर खींच रहा था। वह उन चुनिंदा लोगों में था जिनकी एक बात पर कई नौजवान सीधे बाला साहेब ठाकरे तक पहुंच जाते थे। उसकी सिफारिश का वजन ऐसा था कि लोग सालों इंतजार करने वाले काम एक झटके में हो जाते। नेपाल की एक लड़की चंपा थापा महज 16 साल की थी जब पहली बार थापा उसे लेकर मातोश्री पहुंचा। थापा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब यह मेहनतकश बच्ची है, इसे मौका दो। वहीं से चंपा की जिंदगी बदल गई। वह ठाकरे परिवार की मुख्य सहायक बनी और पूरे 27 सालों तक उनकी सेवा में रही। उसी तरह मास्टर थापा नाम का एक युवक, जिसे भी के टीवा थापा ने मातोश्री तक पहुंचाया, कुछ ही वक्त में बाला साहेब का भरोसेमंद बन गया। बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद जब उनकी अस्थियों को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी में प्रवाहित करने का फैसला हुआ, तो यह जिम्मेदारी किसी सामान्य शख्स को नहीं दी गई। यह सम्मान मिला मास्टर थापा को। यह अपने आप में इस बात का सबूत था कि शिवसेना प्रमुख के दिल में के टीवा थापा और नेपाली समुदाय के लिए कितनी गहरी जगह थी। नाम में क्या रखा है, यह अक्सर कहा जाता है। 1980 के दशक में नेपाल से आए मजदूर मुंबई की भीड़ में अपने आप को खोया हुआ महसूस करते थे, मगर केटीवा थापा का नाम उनके लिए ढाल बन गया। वह उपनाम किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। किसी नेपाली लड़के को अगर किसी छोटी बात पर पुलिस पकड़कर थाने ले आती तो कई बार दरोगा खुद कह देता, ये लोग थापा भाई के हैं, इन्हें छेड़ना नहीं। थापा की ऐसी ढाक थी कि मुंबई में रहने वाले ना जाने कितने नेपाली परिवारों ने अपने नाम के आगे थापा लगाना शुरू कर दिया, चाहे उनके असली उपनाम कुछ भी रहे हों। थापा खुद गर्व से कहा करता, हमारे थापा पुरखों ने अंग्रेजों के जमाने में गोरखा रेजिमेंट में नाम रोशन किया था। उसकी यह बात कई लोगों के दिल में उतर जाती। मास्टर थापा, जिनका असली सरनेम नेपाल में लमसाल था, मुस्कुराकर कहा करते, अरे मेरी वजह से नहीं कि टी की वजह से पूरा नेपाली समाज मुंबई में थापा हो गया है। थापा लगा दो, फिर ना गुंडों का डर, न पुलिस की चिंता, बस काम चलता रहता है। कि टीवा थापा का कद सिर्फ बस्तियों तक सीमित नहीं रहा था। उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री और कई बड़े उद्योगपतियों तक पहुंच चुकी थी। थापा जहां खड़ा हो जाए, माहौल बदल जाता था। कहानी मशहूर है, अगर थापा भांडुप से फोन कर दे कि गोविंदा जरा भांडुप आ जाना, तो गोविंदा जैसे सुपरस्टार भी बिना नखरे किए हाजिर हो जाते थे। थापा का मान सम्मान इतना ऊंचा था कि बॉलीवुड के बड़े चेहरे भी उसकी मौजूदगी को हल्के में नहीं लेते थे। उसने कितने ही नेपाली युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाया, किसी को सेट पर हेल्पर, किसी को स्पॉट बॉय, किसी को ड्राइवर। उसके लिए ये युवा सिर्फ मजदूर नहीं थे, वे उसका परिवार थे,
इधर मुंबई की बड़ी कंपनियों में यूनियनों के कुछ नेता खुलेआम दबंगई पर उतर आए थे। हफ्ता वसूली, डराना धमकाना, फैक्ट्रियों को बंद करवाना, यह सब आम हो गया था। उद्योगपति बेहाल थे। ऐसे में थापा डटकर उनके साथ खड़ा हुआ। रिलायंस, C8 टायर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों में यूनियन के दबंग नेताओं को काबू में करने में थापा ने बड़ी भूमिका निभाई। वह सीधा जाकर कह देता, कामगारों को तकलीफ मत दो और मालिक को लूटना बंद करो। इसका फायदा यह हुआ कि कंपनियों में शांत माहौल लौटा और काम फिर से तेजी से चलने लगा। बदले में नौकरियां खुली और उनमें सबसे ज्यादा फायदा थापा के इलाके के मराठी और नेपाली युवा ही उठा पाए। एक तरफ वह गरीबों का तारणहार था तो दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों के लिए भी भरोसे का नाम। थापा हर दुनिया में सम्मान पाता था, फिल्मी, कारोबारी और सड़क किनारे की बस्तियों वाली दुनिया में भी। लेकिन जैसे रोशनी तेज होती है तो उसकी छाया भी गहरी होती जाती है। ठीक वैसे ही थापा की बढ़ती लोकप्रियता ने कई दुश्मनों को जन्म दे दिया। 1980 के दशक के आखिर तक अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टर उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे थे। सबसे ज्यादा बेचैनी शायद छोटा राजन को थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बाद वह खुद उभर रहा था और उसे यह बात खटकती थी कि एक बाहरी नेपाली लड़का उनके इलाके में इतनी पकड़ बना रहा है। कुछ वक्त तक दाऊद और थापा की दोस्ती मजबूत रही। कहा जाता है कि दाऊद ने पूर्वी उपनगर, चेंबूर, घाटकोपर, भांडुप इन इलाकों में होने वाली उगाही का जिम्मा थापा को दिया था। यह छोटी बात नहीं थी। यह भरोसा सिर्फ किसी बेहद दमदार और ईमानदार आदमी पर ही किया जाता है। लेकिन इसी फैसले ने छोटा राजन और दाऊद के कुछ खास लोगों के मन में आग जला दी। उन्हें लगता था कि थापा धीरे धीरे उनका रास्ता रोक सकता है। इधर एक और मोर्चा खुल चुका था, अरुण गवली का। दाऊद और गवली अब खून के दुश्मन बन चुके थे। 1980 के दशक के अंत तक दोनों गैंग एक दूसरे पर कई प्रहार कर चुके थे। उसी दौर में मुंबई के जुहू स्थित होटल सन एंड सैंड के बाहर गवली गैंग के सदस्य लालू यादव उर्फ लालू भाई पर हमला हुआ। लालू भाई की मौके पर मौत हो गई और शक की सुई सीधी दाऊद के लोगों पर गई। अंडरवर्ल्ड में खबर फैल गई कि इस वारदात में जो शूटर आया था उसे शहर में चुपके से घुसाने और उसे सुरक्षित ठिकाना देने का काम किसी और ने नहीं कि टीवा थापा ने किया था। कहा गया कि शूटर मुंबई बंदरगाह के रास्ते उतरा और उसे छिपाने वाला शख्स थापा ही था। अब अरुण गवली और उसका गैंग थापा के नाम से आग बबूला हो चुका था। थापा ने भले सीधे किसी की दुश्मनी नहीं ली थी, लेकिन शहर के कई खतरनाक गिरोह उसे अपना कांटा मानने लगे थे। लेकिन थापा को शायद अपनी बढ़ती ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था। 1986 में पुलिस एक बार उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। उस पर हत्या के एक पुराने केस में नाम आने के बाद वारंट निकला था। लेकिन भांडुप का माहौल इतना गर्म था कि पुलिस पहुंचते ही तनाव बढ़ गया। थापा के बड़े भाई राम बहादुर थापा और साथी भारत पवार ने पुलिस की गाड़ियों को देखकर आवेश में आकर फायरिंग कर दी। कुछ पलों के लिए हालात हथियारबंद टकराव जैसी स्थिति में बदल गए, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। मामला बिगड़ता देख शिवसेना नेताओं मनोहर जोशी और प्रमोद नवलकर ने बीच में आकर हालात संभाले। थापा ने उनकी बात मानकर कहा, ठीक है, मैं शांतिपूर्वक सरेंडर करता हूं, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। पुलिस उसे ले गई, लेकिन भांडुप में लोग इतने नाराज हुए कि सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। उनकी आवाज थी, थापा भाई बेगुनाह हैं, छोड़ो उन्हें। आखिरकार सबूतों की कमी के चलते कुछ ही दिनों में थापा रिहा कर दिया गया और उसकी लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब थापा ने दोबारा बीएमसी का चुनाव लड़ा तो नतीजे ने सबको दंग कर दिया। इस बार भी वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर आया। दूसरी बार कॉर्पोरेटर बनते ही ऐसा लगा जैसे भांडुप का ताज उसके सिर पर स्थायी रूप से रख दिया गया हो। उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। उसी साल उसने एक विशाल जनसभा रखी और निमंत्रण भेजा सीधे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को। थापा ने बड़ी सहजता से कहा था, साहिब अगर आप आएंगे तो भांडुप की इज्जत बढ़ जाएगी, और चंद्रशेखर ने आने की सहमति भी दे दी। सोचिए, मुंबई के एक इलाके के कॉर्पोरेटर के बुलावे पर भारत का प्रधानमंत्री तैयार हो गया। यह किसी साधारण इंसान की बात नहीं थी, यह थी थापा की पहुंच और उसका प्रभाव। लेकिन किस्मत ने खेल बदल दिया। दिल्ली में राजनीतिक उठापटक इतनी तेज हुई कि चंद्रशेखर का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 1991 में उनकी सरकार गिर गई और
थापा का बड़ा सपना अधूरा रह गया। फिर भी यह घटना एक बात साफ कर गई, केटी थापा अब कोई लोकल नेता नहीं रहा था। उसका नाम देश और विदेश के बड़े हलकों में पहुंच चुका था और शायद यहीं से कुछ ताकतों ने तय कर लिया कि इस रॉबिनहुड को रोकने का वक्त आ गया है। 1991 में थापा 37 साल का था। उम्र का सबसे तेज, सबसे मजबूत दौर। शारीरिक रूप से भी और रसूख के मामले में भी वह शिखर पर था। भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, हर जगह उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। नेपाल तक में उसकी धाक फैल चुकी थी, लेकिन जिंदगी का पन्ना अब आखिरी तरफ मुड़ने वाला था, जिसका एहसास शायद खुद थापा को भी नहीं था। आम दिनों में थापा चट्टान जैसी सुरक्षा में चलता था। 50 से 60 वफादार साथी उसके इर्द गिर्द होते थे। लोग कहते, थापा का काफिला आए तो सड़क छोटी पड़ जाए। दुश्मनों को पता था कि इतने लोगों के बीच उस तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन मंजिल और मौत अक्सर वहां से रास्ता ढूंढ लेती है जहां कोई दरार नजर ही नहीं आती। और अब कहानी फिर लौटती है 23 अप्रैल 1992 की उस मनहूस दोपहर पर। उस दिन हालात अजीब थे। जिन सुरक्षा कर्मियों का बड़ा घेरा आम दिनों में थापा के साथ चलता था, उसमें से बहुत कम लोग मौजूद थे। कारण यह बताया गया कि वह अपने बेहद करीबी दोस्त के नए खुले रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था और इस बात की खबर भी कुछ ही लोगों को थी। उसके साथ सिर्फ 2 भरोसेमंद लोग थे, एक पुराना साथी और ड्राइवर अब्दुल बोढ़े, जो बाहर कार लेकर इंतजार कर रहा था। धूप आग बरसा रही थी। घड़ी करीब 3:20 का वक्त दिखा रही थी। रेस्टोरेंट के अंदर थापा आराम से खाना खा रहा था। बातचीत, हंसी मजाक, हल्की फुल्की ठिठोली, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी के वहम में भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। खाना खत्म किया गया। अब्दुल ने कार पेट्रोल पंप के पास लाकर खड़ी कर दी। थापा ने मुस्कुराकर रेस्टोरेंट मालिक से हाथ मिलाया और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने तेज धूप से आंख ढकने के लिए हाथ उठाया, एक सफेद रंग की फिएट कार सड़क से आती हुई सीधे उसके सामने आकर रुक गई। थापा हैरान हुए ही थे कि 5 लोग तेजी से कार से बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार थे। किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए थापा, और अगले ही पल फायरिंग शुरू हो गई। थापा ने अपनी कमर पर बंधी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन पहली ही गोली ने उसके दाहिने हाथ को चोट पहुंचाई और हथियार जमीन पर गिर गया। रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। थापा ने तुरंत समझ लिया कि सामने से टकराना बेवकूफी होगी। वह पलटकर रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ भागा। शायद सोचा होगा कि गलियों में मोड़ लेकर निकल जाएगा, लेकिन हमला करने आए लोग किसी आम हमलावर की तरह नहीं थे। वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए और पीछे दौड़ते थापा को घेरने लगे। थापा भागते हुए पेट्रोल पंप के पीछे बनी पानी की टंकी की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी कई गोलियां उसकी पीठ और कमर के पास लगीं। कुछ ही सेकंड में थापा जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर पास आए, लेकिन आसपास बढ़ती हलचल देखकर वे फौरन वापस कार में बैठे और गायब हो गए। चंद पलों में पूरा इलाका दहशत से भर गया। कुल मिलाकर 8 गोलियां थापा को लगी थीं, इतनी कि उसका शरीर निढाल हो चुका था। उसका दोस्त अब कर भी घायल पड़ा करा रहा था, लेकिन जिंदा था, यह उसकी किस्मत थी। लोगों ने दौड़कर मदद की। थापा को कार में डाला गया। किसी ने जोर से कहा, सीधे राजावाड़ी हॉस्पिटल चलो, जल्दी। अब्दुल बोढ़े ने गाड़ी दहाड़ते हुए स्टार्ट की और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर साथी उसे आवाज देते रहे, भाऊ हिम्मत रखो, हम पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन थापा की आंखें धीरे धीरे बोझिल होती जा रही थीं। राजावाड़ी अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच के बाद सिर्फ इतना कहा, उन्हें मृत अवस्था में लाया गया है। और कुछ ही घंटे में यह खबर मुंबई में तूफान बनकर फैल गई। भांडुप की गलियां रो पड़ी, नेपालियों की बस्तियां, मराठी चालें, हर तरफ सन्नाटा और मातम पसर गया। लोगों की एक ही आवाज थी, किट्टी थापा चला गया, ये कैसे हो सकता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते खबर बिजली की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए और जब थापा को स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया गया, लोगों का सब्र टूट गया। गरीब मजदूर, नेपाली परिवार, बुजुर्ग, औरतें, हर कोई फूट फूट कर रो रहा था। जैसे ही यह खबर मातोश्री पहुंची, बाला साहेब ठाकरे स्तब्ध रह गए। शाम होते होते मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों का सैलाब उमड़ आया। हर चेहरे पर गुस्सा, सदमा और एक ही सवाल, आखिर किसने और क्यों। पुलिस पर दबाव बढ़ा। मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पूछताछ हुई थापा के ड्राइवर अब्दुल बोढ़े से। उसने कहा,
हमला तो अचानक हुआ, मैं किसी को नहीं पहचानता। लेकिन कुछ ही दिनों में शक की सुई उसी ड्राइवर की तरफ घूमने लगी। थापा के करीबियों का कहना था कि जब तक अंदर का कोई आदमी खबर न दे, हमलावरों को थापा के लोकेशन का पता नहीं चल सकता था। उधर क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसे सुराग लगे जिनसे शक छोटा राजन के गिरोह की तरफ गया। कुछ दिनों से छोटा राजन के लोग थापा की हलचल पर नजर रख रहे थे। शिवसेना में बढ़ता रुतबा, दाऊद के साथ बढ़ती दोस्ती और भांडुप में अडिग पकड़, ये सब बातें छोटा राजन को चुभने लगी थी। क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए छोटा राजन गैंग के 16 लोगों पर केस दर्ज किया और गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। आरोप था इन्हीं ने सुपारी लेकर पूरी योजना बनाकर थापा पर हमला किया। छोटा राजन इस बीच भारत से फरार हो चुका था, पहले थाईलैंड फिर इंडोनेशिया, और उसे फरार घोषित कर दिया गया। कुछ सूत्रों ने कहा कि यह सिर्फ छोटा राजन का खेल नहीं था, अरुण गवली और राम भाई नायक का भी हाथ हो सकता था। 1999 में गवली गैंग के आदमी लालू भाई की हत्या की आग आज भी जल रही थी। गवली को शक था कि उस वारदात में थापा ने दाऊद के लोगों को शहर में घुसाने का इंतजाम किया था। इसलिए दोनों दुश्मनों छोटा राजन और गवली के लिए एक ही चेहरा समस्या बन चुका था कि टीवा थापा। जांच आगे बढ़ी, लेकिन सच की परतें पूरी तरह नहीं खुल पाईं। 1996 में केस अदालत में पहुंचा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुख्य चश्मदीद PM अबूबकर, जो उसी दिन घायल हुआ था, गवाही के दौरान हमलावरों को पहचानने से मुकर गया। सबूत कमजोर, गवाह खामोश, और अदालत ने 16 आरोपियों को बरी कर दिया। थापा का परिवार और उसके समर्थक सबके दिल टूट गए। उनका नायक मारा गया था और कातिल खुले घूम रहे थे। लेकिन कानून की हार का मतलब यह नहीं था कि अंडरवर्ल्ड भी चुप बैठ जाएगा। थापा का सबसे करीबी, उसका दोस्त, उसका भाई जैसा सुभाष सिंह ठाकुर यह खबर सुनकर आग बन गया। सुभाष खुद भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा रहा था और कत्ल के केस में नेपाल में शरण लेकर बैठा था। जब थापा चिता पर लेटा था, सुभाष ने सिर झुकाकर कहा, भाऊ, इस जुल्म का बदला मैं जरूर लूंगा। जब तक तेरी मौत का हिसाब पूरा नहीं करता, चैन से नहीं जीऊंगा। और फिर सुभाष अंडरग्राउंड हो गया। इधर छोटा राजन और उसके लोग पुलिस से बचते देशों में भटकते रहे। 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद और राजन की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई और इसी खाई में थापा की हत्या एक बड़ा मोड़ बन चुकी थी। कई जानकार कहते हैं थापा की मौत की खबर सुनकर दाऊद ने भी छोटा राजन से दूरी बढ़ा ली थी। यह पहली दरार थी जिसने आगे चलकर दोनों गैंगों को आमने सामने ला दिया। उधर खबर आई कि छोटा राजन के वही 3 शूटर दिवाकर, छोटे, संजय रगाड़ और अमर उर्फ चौकर 1994-95 में नेपाल की पश्चिमी सीमा पर देखे गए। जैसे ही यह बात सुभाष सिंह ठाकुर तक पहुंची, उसने दिमाग में सिर्फ एक शब्द बोला, वक्त आ गया। नेपाल के पहाड़ी इलाके की एक रात, घुप अंधेरा, सन्नाटा। सुभाष और उसके साथी घात लगाकर बैठे रहे। जैसे ही तीनों हमलावर उनके घेरे में आए, बदले की आग भड़क उठी। सुभाष के लोगों ने हमला किया। तीनों वहीं खत्म हुए। उनके शव उठाकर सेती नदी में फेंक दिए गए। नदी ने रहस्य निकल लिया और वे लाशें फिर कभी नहीं मिली। इस तरह थापा को मारने वाले 5 में से 3 का हिसाब निपट चुका था। बाकी 2, ड्राइवर अब्दुल बोढ़े और एक और मुखबिर, दोनों समय के साथ अपने अंजाम तक पहुंचे। अब्दुल बोढ़े लगभग 7 साल तक छुपा भागता रहा और 1999 में उसका भी खेल खत्म हो गया। दूसरा मुखबिर भी कुछ ही समय में गायब हो गया। कहते हैं उसका अंजाम भी कम दुखद नहीं था। आखिरकार थापा को मारने वाले 5 गुनहगार अंडरवर्ल्ड के हाथों अपने कर्मों के साथ सदा के लिए मिट गए। एक दौर खत्म हुआ। भांडुप के बेताज बादशाह की चिता से उठता धुआं लोगों की आंखों में आंसू बनकर बस गया। लेकिन थापा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद भांडुप के लोगों ने सर्वसम्मति से उसकी पत्नी रामिला थापा को उपचुनाव में खड़ा किया। रामिला जी भारी मतों से जीती। यह जनता की ओर से अपने रॉबिनहुड को सच्ची श्रद्धांजलि थी। थापा के दोनों बेटे उस वक्त छोटे थे, वक्त के साथ बड़े हुए। आज दोनों भांडुप में सम्मानित जीवन जी रहे हैं, पिता के नाम को सीने में लिए, लेकिन अपराध की दुनिया से दूर। भांडुप के लोग आज भी कहते हैं थापा भाऊ जैसा कोई हुआ ही नहीं, ना होगा। हर साल उसकी जन्मतिथि पर जुलूस निकलता है। अप्रैल में जिस दिन उसका अंत हुआ था, उस दिन बस्ती इकट्ठा होती है। तस्वीर पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसके किस्से सुनाए जाते हैं। वह बस इंसान नहीं, एक याद,
एक रोशनी, एक हिम्मत बन चुका है। लोगों की मांग है कि मंगल रोड का नाम बदलकर के थापा मार्ग रखा जाए, और शायद एक दिन यह होगा भी। एक चौकीदार से डॉन, डॉन से नेता और नेता से भांडुप का रक्षक। थापा का सफर फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसा था। बहादुरी, वफादारी और दिल की अमीरी उसके हर कदम में दिखती थी। दोस्तों, ये थी केटी थापा की सच्ची और अद्भुत गाथा। एक ऐसा नाम जिसने डर के साए में भी लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई।